हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। आज के सेशन में बच्चों हम बात करने वाले हैं आपकी तैयारी के बारे में। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर जो लोक सेवाएं हैं, जो पब्लिक सर्विस है, वह आखिर होती क्या है। तो आप सभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपीएससी के बारे में क्या कहा जाता है कि यूपीएससी एक सर्विस, यूपीएससी एक जॉब नहीं, एक सर्विस है आप जिसमें नेशन को सर्व कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर वो भाव है कि यस, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे ऐसे लोगों के लिए कुछ करना है जो कि वंचित है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जिन्हें सरकार योजनाओं का लाभ देकर जिनका जीवन सुधार सकती है। अगर आपका वो वाई क्लियर होता है ना, समटाइम्स कुछ बच्चों का होता है एक अट्रैक्शन की, बस एक ग्लैमर आपको दिखता है यूपीएससी की कि आईएएस आईपीएस है ना बन जाना, मतलब देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा, सबसे ज्यादा सम्मान, बहुत सारा फेम, बहुत सारी चीजें आपको आकर्षित करती हैं। कुछ लोगों का वाई होता है, ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीजें तो रहती है, बट इसके अलावा ये चीज भी होती है कि आपको उसके बाद करना क्या होता है कि आपको लोगों की सेवा करनी होती है। तो एक जो सिविल सेवक है, एक सिविल सेवक है, वो कैसे बन रहा है, वो यही पब्लिक सर्विस जो सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विस जो है लोक सेवाएं हैं, वो एग्जाम देके तो बन रहा है। जैसे कि यूपीएससी, जैसे कि एमपीपीएससी, जैसे कि हरियाणा पीएससी, जैसे कि बिहार, है ना। तो ये सारी चीजें। चलिए तो आगे बात करते हैं। आज हम 74 चैप्टर पर बात कर रहे हैं। इसके पहले आप सभी को बता दूं, टेलीग्राम है फॉर क्लास पीडीएफ, क्लास नोट्स @मंजू PW यूपीएससी वाला। इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके या सर्च करके ज्वाइन कर लो। क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको इस पे मिल जाती है। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन है ऐसे बच्चों के लिए जो कि आर्ट एंड कल्चर के लिए परेशान रहते हैं, कला और संस्कृति। आर्ट एंड कल्चर के लिए जो बच्चे परेशान होते हैं ना, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि आपका जो PW ओनली आईज प्रारंभ चैनल है, इस पे ये क्लासेस अवेलेबल हैं। क्लास 11 की जो फाइन आर्ट की आपकी एनसीईआरटी है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं जो कि आपके यूपीएससी के सिलेबस को सीधा टच करते हैं। और यहाँ पर ये 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो आप यहाँ जाके जो बच्चे चाहते हैं, और ऐसे बच्चे जो कि चाहते हैं कि थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख ले, तो आपका जीएस भी इससे तैयार हो जाएगा और कुछ इंग्लिश के टर्म्स भी सीख जाओगे, है ना। तो ये आपकी ट्यूसडे और सैटरडे लाइव क्लास होती है 12 PM। इस बार सैटरडे को भी 12 PM पर ये क्लास लाइव होगी आपकी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, हम जानेंगे कि इन सेवाओं का जो वर्गीकरण किया गया है, जो इनका क्लासिफिकेशन है, वो आखिर किस तरीके से किया गया है, किसने किया है और किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है। फिर हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर क्या क्या प्रोविजन है। आपको पता है कि संविधान सभा के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संविधान सभा के द्वारा शुरू में कोई आर्टिकल डेडिकेट थोड़ी किया गया था इसके लिए कि नहीं ये सिविल सेवाओं के लिए होगा या फिर हम इसको संवैधानिक संस्थाएं बना देते, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बाद में आर्टिकल 312 की हम बात करेंगे कि उसमें कुछ ऐसे उपबंधों को जोड़ा गया जिससे कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उन्हें संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा मिला। तो आप आईएएस आईपीएस सुनते हैं, वहीं आप राज्यों में डीएम सुनते हैं कि एमपीपीएससी सेलेक्ट हुआ, एसडीएम बना। ठीक है, और ये सारी चीजें आप सुनते रहते हैं कि कौन कहां पर किस सर्विस में है। तो यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज है। जैसे कि आप सोचते हो कि यूपीएससी का मतलब केवल आईएएस होता है, आईएएस के अलावा भी उसमें बहुत सारे पद होते हैं। ठीक है, ग्रुप A B C D 1 2 3 4 कई तरह की सर्विसेज आपको उसमें देखने को मिलती है, सेम राज्यों के साथ है। बट राज्य का जो अगर एसडीएम है, जो मान लो एमपीपीएससी से सेलेक्ट होकर एसडीएम बना है, उसको कलेक्टर बनने में बन जाएंगे 15 साल। ठीक है, और वहीं एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि यूपीएससी दे रहा है या फिर एसडीएम वो ऑलरेडी है और यूपीएससी दे रहा है, यूपीएससी के इंटरव्यू में उससे पूछा जा सकता है कि आखिर आपको आइए मतलब यूपीएससी का क्यों देना है जब ऑलरेडी आप एक पोस्ट पर है। तो एक आंसर उसका सीधा सीधा आप ऑनेस्ट आंसर ये दे सकते हैं कि अगर मैं एमपीपीएससी से रहा या रही तो एसडीएम बनने में मुझे 15 साल लग जाएंगे, लेकिन वही यूपीएससी से आईएएस की डिग्री, मतलब यूपीएससी अगर हो जाता है तो आईएएस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको कम सालों में आईएएस जो है वो होगा। तो यहाँ पर कई तरीके की ये सेवाएं होती है। बस इसी तरह की हम बात करेंगे तो 3 तरह की ये सेवाएं होंगी, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा। हर एक राज्य ने इस तरह की जब सर्विसेज बनाई तो उसके आगे अपने राज्य का नाम लिख दिया, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बस हो गया। ठीक है, केंद्रीय सेवाओं की बात करेंगे कि सरकार, केंद्रीय सरकार जो है वह अपने लिए कुछ जो अधिकारी है ना, जो पदाधिकारी उनके चयन के लिए करेगी कुछ विशेष सेवाओं के लिए।
जानेंगे किसका नियंत्रण किस पर होगा, राज्य का नियंत्रण कहां पर होगा, भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी एंड ऑल। संवैधानिक उपबंधों में हम बात करेंगे कि भर्ती, सेवा शर्तें, कार्यालय इनका क्या है, कार्यकाल इनका क्या है, लोक सेवकों के लिए संरक्षण के उपाय क्या है, अखिल भारतीय सेवा क्या है। क्लियर है इतना? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि नौकरशाह मतलब क्या? ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह ये एग्जैक्ट टर्म है, वैसे आप लोक सेवक कह सकते हैं। नौकरशाह की सीधी सी परिभाषा जो है वह पूछ ली थी। सो नौकरशाह का मतलब क्या है? एक ऐसा तंत्र जो सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करता है, जो सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करता है। लोगों तक लाभ कैसे पहुंचेगा उस योजना का? कोई भी XYZ योजना उठा लो, चलो आयुष्मान भारत की ही बात करें। आयुष्मान भारत, किसी भी तरह की जो योजना है ये लोगों तक कैसे पहुंचेगी? जिन लोगों के लिए बनी है, तो इन लोगों तक पहुंचाने के लिए, इन लोगों तक पहुंचाने के लिए ही बीच में जो सिविल सर्वेंट हैं वह वर्क करते हैं। और नौकरशाह या सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट किसका पार्ट है? किसका पार्ट है ये? आपने सुना एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका, इतना तो सीख ही गए होगी अंग्रेजी मुझे लगता है एनसीईआरटी से। कार्यपालिका, ठीक है। तो हमने जाना था बच्चों कि जो ये कार्यपालिका है ये दो तरह की है, ठीक है। एक जो कि मंत्री मिनिस्टर है जिन्हें कि हम कह देते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरी है आपकी स्थायी या प्रशासनिक कार्यपालिका। स्थायी या प्रशासनिक कार्यपालिका। जब हम राजनेताओं की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि एक टर्म के लिए आ रहे हैं, ये एक 5 साल के लिए आ रहे हैं। पर जो प्रशासन है आप देखेंगे कि हर एक मंत्री के पास उसका सचिव है, सचिवालय की सहायता से प्रधानमंत्री और बाकी जो मंत्री हैं वह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली उन सभी में कौन है? ये जो सचिव स्तर के लोग हैं, जो मान लीजिए कि जो किसी मंत्री के द्वारा घोषणा की गई किसी भी पर्टिकुलर नीति की, वह उसने थोड़ी बनाई थी, वह किसी लोक सेवक के द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ पर देखो कि स्थायी प्रशासनिक कार्यपालिका मतलब ये लोग वो होते हैं निर्वाचित होकर आएंगे, नियुक्त होकर आएंगे, ये नियुक्त होकर आएंगे। मतलब आपने एक एग्जाम दिया, आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया और आप इससे क्या बन गए? आईएएस बन गए। आईएएस कौन सी सेवा है? अखिल भारतीय सेवाएं हैं। केवल 3 तरह की सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एक आईएएस है, एक आईपीएस है और एक आईएफएस है। आईएफएस का मतलब फॉरेन नहीं, आईएफएस का मतलब वन सेवा है ना। तो यहाँ पर देखो हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनको कैसे बांटा गया है और बाकी सारी चीजें। आपको याद होगा कि हमारे इंडिया में मतलब हम कहें कि फर्स्ट आईसीएस, पहले आईएएस नहीं कहा जाता था, पहले आईसीएस कहा जाता था, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा कहा जाता था, आईसीएस कहा जाता था। आईएएस तो 1947 से कहने लगे। पहले केवल पुलिस सेवा थी, फिर बाद में इस पुलिस सेवा को आईपीएस कर दिया गया, ये 1947 से किया। और अगर हम पहले आईसीएस ऑफिसर की बात करें, आपने सत्येंद्र नाथ टैगोर का नाम सुना है? सत्येंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर थे जो इंडियन, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा इस तरह के फैक्ट्स का। चलिए एक बात बताओ, आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना है? सुना होगा, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये जो सिविल सर्विसेज है इनको कहा था कि ये बेसिकली स्टील फ्रेम है इंडिया का, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा? इन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा? सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था इन्होंने, है ना। चलिए अब चलिए क्लास शुरू करने के पहले मैं आप सभी के लिए कुछ ऑफिसर्स के बारे में बताती हूँ। आप पेपर 4 में भी पढ़ते हैं कि एक, जैसे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एथिक्स में कि एक आईएएस मतलब एक लोक सेवक में
क्या गुण होना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपने लिखा कि भाई उनमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ, उनमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऑनेस्टी का एक एग्जाम्पल है अशोक खेमका, लेकिन हम इनके बारे में क्या पढ़ रहे हैं कि ये चूंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने, इन्होंने एक सीनियर आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका 56 पोजीशन इन द करियर स्पैनिंग अबाउट 30 ईयर, 30 साल और 56 से ज्यादा ट्रांसफर। हो सकता है एक दो और हो गए हो, क्योंकि ये मैंने पुराना आंकड़ा उठाया हुआ था। तो यहां पर ये है देश में, है ना, जब सारे लोग जो है वह बेईमान है, फिर कैसे कोई एक महान हो सकता है? तो यहाँ पे ऑनेस्टी ये दिखाता है ना, कि जो ऑनेस्टी से काम कर रहा है उसको ट्रांसफर हो रहा है। दूसरी बात हम करें कि आपने टीएन सेशन का नाम सुना होगा। एक ऐसे निर्वाचन आयुक्त थे कि जब ये पद पर आते हैं तब लोगों को पता चलता है कि निर्वाचन आयोग जैसी भी संस्था और निर्वाचन आयुक्त के पास इतनी सारी पावर्स है। ये कहते थे, मतलब इनके समय में टीएन सेशन जब निर्वाचन आयुक्त बनते हैं, इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं, राजनेता के बारे में कहा जाता था कि या तो वो भगवान से डरते हैं या तो टीएन सेशन से डरते हैं, क्योंकि इनके द्वारा इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी और चीजें लागू की गई कि नेताओं जो है वह डरने लग गए थे इनसे। इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप नाश्ते में क्या खाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं एक राजनेता को खा जाता हूं। इसका मतलब चाहे उन पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाना हो, चुनाव उनका अगर किसी भी तरह की कोई धांधली हुई है तो उनका चुनाव गलत साबित कर देना, तो ये सारी चीजें। और ये जाने गए थे अपने किसके लिए? रिफॉर्म के लिए, कि इन्होंने बहुत ज्यादा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म, कभी भी इलेक्टोरल रिफॉर्म लिखो, इनका नाम जरूर लिखो टीएन सेशन का, कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म बहुत सारे लेकर आए थे। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी लेकर आते, अकाउंटेबिलिटी लेकर आते इलेक्टोरल पूरी प्रोसेस में। तो एक जो सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट है, उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि आपने कोई डिसीजन ले लिया, अभी आप डिसीजन केवल अपनी लाइफ के लिए ले रहे हैं। आप 8 बजे सोकर उठो, 12 बजे सोकर उठो, इससे देश दुनिया को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, प्रभाव सिर्फ आपका है। लेकिन अगर वहीं आप डीएम बन रहे हैं, आप एसडीएम बन रहे हैं, आप किसी भी ऑफिसर बन रहे हैं, गजेटेड ऑफिसर है, नॉन गजेटेड ऑफिसर है, और आपके एक डिसीजन का या फिर आपके काम करने और ना करने से हजारों और लाखों लोग अगर प्रभावित हो रहे हैं, तब डेफिनेटली आप अकाउंटेबल हो। तो अगर आप अपने डिसीजंस को लेके, आप अपनी काम को लेके अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, तो फिर कैसे अच्छे सिविल सर्वेंट बनोगे? सो अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और देखो, आर्मस्ट्रांग पेम, एक आईएएस ऑफिसर मणिपुर में थे। जब देखा कि सरकार सड़क नहीं बना रही, कोई तो 1-2 किलोमीटर की सड़क बनवाने में, इन्होंने 100 किलोमीटर की सड़क जो है वह विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट से बनवाई थी, और ये कम्युनिटी सपोर्ट था, लोगों ने सपोर्ट किया था, और इस रोड को पब्लिक रोड भी कहा जाता था। तो यहां पर ये इस तरह के उदाहरण आपको हमारे देश में देखने को मिलते हैं सिविल सर्वेंट के। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपके अंदर भी इसी तरह के आप जो उद्देश्य है, इसी तरह की जो केस स्टडीज है, इसी तरह के जो एग्जाम्पल्स है, उनको याद रखो कि कल को जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप एक अच्छे ऑफिसर बन सको। अब हम सेवाओं की वर्गीकरण की बात करते हैं कि आखिर इन जो सेवाएं हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। पर उसके पहले देखो, हमने जान लिया कि जो पब्लिक सर्विसेज है, ठीक है, या जो सिविल सर्विसेज है, वे क्या एजुकेशन का पार्ट है। ठीक है, और यहां पर एक बात और, ये सरकार की जो रिपोर्ट्स आती है ना, उसमें सरकारी सेवक का मुझे चूंकि डेफिनेशन दिख गया तो मैं आपके लिए ले आई। सरकारी सेवक का मतलब क्या? सरकारी सेवक का मतलब वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो संघ के अधीन सेवा का सदस्य है, कोई सिविल सेवा, कोई सिविल पद धारण किए है, और उसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है जो अन्यत्र सेवा में है, जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से राज्य सरकार किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के व्ययनाधीन कर दी गई है। तो यहाँ पर ये सरकारी सेवक का मतलब है किसी राज्य के अधीन किसी सेवा का सदस्य है, कोई सिविल पद धारण किए है राज्य के संदर्भ में भी, जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से केंद्र सरकार के व्ययधीन है, तब इसे भी हम क्या कहेंगे? सरकारी सेवक कहेंगे। ठीक है, तो सरकारी सेवक की थोड़ी सी डेफिनेशन को भी समझो कि सरकारी सेवक आखिर होता कौन है। नेक्स्ट देखो, तो अगर हम अखिल भारतीय सेवाओं की बात करते हैं, सबसे पहले कि ये जो सेवाएं हैं वह 3 तरह की सेवाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि देखो, लोक सेवाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो होती है अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं, दूसरी होती है केंद्रीय स्तर की सेवाएं, और तीसरा होता है केंद्रीय सेवाएं दूसरे स्तर की
है ना, दूसरा, और तीसरा होगा राज्य सेवाएं। तो ये 3 तरह की सेवाएं। अब देखो कि हम बात कर देंगे इसमें कि जो पहली सेवा है यानी अखिल भारतीय सेवाओं की बात करते हैं, ठीक है। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वह क्या है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमने सरकार की जो भी प्रणाली पढ़ रखी है, जैसे कि संघवाद है, एकात्मक है, आखिर किस तरह की, अगर अखिल भारतीय सेवाएं अस्तित्व में है तो ये किसका अच्छा उदाहरण हो सकते हैं? संघात्मक व्यवस्था का, एकात्मक व्यवस्था का, बताइए जरा। तो अखिल भारतीय सेवा यानी ऐसी सेवाएं जो राज्य और केंद्र सरकारों में समान होती है। मतलब अगर एक आईएएस ऑफिसर है, अब तो आपने देखा होगा कि पहले काडर में क्या होता था कि केवल काडर आपको बांटा जाता था, मतलब राज्य आपको बांटा जाता था। आपने कई बार सुना होगा कि जैसे कि जो टॉपर्स है, आप उनके इंटरव्यू जब सुनते होंगे तो उनके वो ये कहते हैं कि ठीक है, मेरी अच्छी आई है जो रैंक है, और इसका मतलब मुझे मेरा होम काडर मिल जाएगा, जो मैं चाहता हूं, जो मैं चाहती हूं। और ऐसे में मतलब ये चुने तो भाई अखिल केंद्र सरकार के द्वारा जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये राज्य के, यहाँ पर ये राज्य में नौकरी करेंगे, है ना, ये क्या करेंगे, राज्य में करते हैं। लेकिन जो एक आईएएस ऑफिसर है, तो वो चाहे तमिलनाडु में चला जाए, चाहे मणिपुर में चला जाए, चाहे बिहार में रहे, वो आईएएस ऑफिसर ही है। तो राज्य और केंद्र सरकारों में समान होगा। तो ये 3 तरह की सेवाएं होंगी। इन सेवाओं के सदस्य राज्य और केंद्र के अधीन शीर्ष पदों पर होंगे और उन्हें बारी बारी से अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो यहाँ पर 3 सेवाएं, एक आईएएस, एक आईपीएस। शुरू में केवल ये दोनों हुआ करती थी, बाद में एक तीसरी सेवा भी जोड़ी, आईएफएस, आईएफओएस भी इसको कहा जाता है ना। और ये सेवा जो है 1966 में जोड़ी गई, 1966 में जोड़ी गई। तो यूपीएससी ने यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि अगर नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है तो ये अधिकार आखिर किसके पास है? क्लियर है? आगे चले। तो हमने जाना था कि 1947 तक तो भारतीय सिविल सेवाएं ही कहा जाता था, लेकिन 1947 के बाद फिर भारतीय सिविल सेवाओं की आईसीएस जो होता था, अब हमने आईसीएस की जगह हमने आईएएस कहना जो है वह शुरू कर दिया। और वैसे ही पहले केवल भारतीय पुलिस होता था, भारतीय पुलिस की जगह क्या हो गया, आईपीएस हो गया। संविधान ने इनको अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी है। और 1966 में जो तीसरी सेवा आती है वो आपकी है भारतीय वन सेवा, ठीक है। अब देखो एक आर्टिकल जोड़ा 312, संविधान का आर्टिकल 312। संविधान का जो आर्टिकल 312 है उसमें मतलब एक नई अखिल भारतीय सेवा का मान लो अगर सृजन करना है, जैसे कि आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ कि मेडिकल लेवल पर, जैसे कि हमने भारतीय सिविल सेवा की बात की, वैसे ही चिकित्सक सेवा बनाने की बात की जा रही थी कि भारतीय चिकित्सक सेवा टाइप का कुछ बनाया जाए, बट वो पद बनाया नहीं गया। तो अगर मान लीजिए कि आज केवल 3 सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, बट अगर कोई चौथी सेवा इसमें ऐड करनी होगी तो वो कैसे ऐड होगी? तो ये काम किसका है? आर्टिकल 312 कहता है, आर्टिकल 312, जब संविधान सभा ने इस आर्टिकल को ऐड नहीं किया गया था शुरू में, है ना, बाद में शुरू किया, बाद में जोड़ा गया, तो शुरू में संवैधानिक दर्जा नहीं था अखिल भारतीयों को सेवाओं का। तो आर्टिकल 312 क्या कहता है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, आर्टिकल 312 क्या कह रहा है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, है ना, अगर कोई नई सेवा बनानी है, नई सेवा का सृजन करना है, कोई नया पद बनाना है, तब ये काम कैसे होगा? तो ये होगा पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा। ये काम कैसे होगा? पार्लियामेंट द्वारा, संसद द्वारा। पर ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट, दोनों सदन इसको कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। पार्लियामेंट तभी नई संसद के बारे, नई अखिल भारतीय सेवा के बारे में बोल सकता है जब राज्यसभा के पास ही स्पेशल पावर है। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को 2 बार 2 तरीके से पूछा था, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। क्लासेस अगर आपने पहले आप कॉन्टिन्यूटी से कर रहे हैं तो शायद आपको याद होगा, कमेंट करके बताना क्या आपको याद आ रहा है। तो राज्यसभा के प्रस्ताव पर, राज्यसभा जब प्रस्ताव लेकर आती है, राज्यसभा के प्रस्ताव पर नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है वह किया जा सकता है। तो ये विशेष अधिकार राज्यसभा का है, राज्यसभा का है। लोकसभा के पास ये जो पावर है वह नहीं है ना, लोकसभा के पास ये जो पावर है वह नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि हम देखें कि हमने जिस संघीय प्रणाली को अपनाया, संघीय प्रणाली,
का मतलब क्या है, पढ़ चुके हैं हम ये सारी चीजें। संघीय प्रणाली, जिसमें हमने देखा कि राज्यों के हितों की रक्षा करना, ये किसका काम है, राज्यसभा का। तो राज्यसभा के पास यह पावर है कि अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा जो है वह सृजन करनी है, तब ऐसे में यह जो प्रस्ताव है वह पारित करेगा। तो यहां पे यूपीएससी क्वेश्चन इस बात को लेकर पूछ चुका है कि राज्यसभा ऐसे प्रस्ताव को किसके द्वारा पारित करेगा, मतलब क्या साधारण बहुमत या विशेष बहुमत, किस तरीके से किया जाएगा, क्या साधारण बहुमत या विशेष बहुमत। ठीक है, इस बात को हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों का मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। मतलब राज्यसभा की अनुशंसा के बिना पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती। राज्यसभा की अनुशंसा के बिना, राज्यसभा की अनुशंसा के बिना संसद ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, और लोकसभा की इसमें कोई भूमिका नहीं है ऐसी। एक क्वेश्चन बताओ जरा, अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में, चूंकि नेक्स्ट हम यही पढ़ने वाले, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो। अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की भर्ती, सेवा शर्तों को विनियमित करने राज्य सरकारों की सलाह से यह नियम बना सकता है। सेकंड है, इन सेवाओं के सदस्यों की भर्ती और उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उनकी तैनाती विभिन्न राज्यों में की जाएगी। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रशिक्षित तो केंद्र कर रहा है, लेकिन तैनाती आप राज्य में करोगे। प्रशिक्षण के लिए तो जाओगे तो आप लबासना है, जैसे कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ है, टेलीग्राम पर भी बहुत बच्चे ऐड हैं, वो अपने डीपी में लबासना का कप लगा के रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जाएंगे तो आप सब, अगर आईएएस बनने तो लबासना जा रहा है, लेकिन उसके बाद आपका जो कैडर होगा उसके हिसाब से आप वहां पर जाके अपने जो सर्विसेज है वह देंगे। तो यहाँ पर केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में भर्ती शर्तों इन सभी की बात करेगा, लेकिन उसको अंततः राज्य सरकार में जो है वह किया जाएगा, वहां पे वो राज्य में काम करेंगे, विभिन्न राज्यों में काम करेंगे। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, एक क्वेश्चन और, 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्तियां हैं, किस में हैं। ठीक है, बराबर शक्तियां हैं, राज्यसभा और लोकसभा की बराबर शक्तियां। यहां तो लिखा है नई अखिल भारतीय सेवा बनाना, तो आर्टिकल 312 क्या कहता है कि ये केवल राज्यसभा कर सकता है। तो बराबर शक्ति तो नहीं हुई ना, केवल राज्यसभा ही तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। ठीक है, संविधान में संशोधन करना, यस, ये इसका आंसर था, क्योंकि ये दोनों में बराबर है। सरकार को हटाना, कट मोशन लाना, ये सारी चीजें जो है वो लोकसभा के पास स्पेशल पावर है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अखिल भारतीय सेवाओं की। देखो, अखिल भारतीय सेवाओं की हम बात करते हैं, तो अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में सबसे पहले याद रखो कि यहाँ पे चूंकि ये एक आप ये देखोगे कि केंद्र का जो नियंत्रण है वो सरकार पर रहे, राज्य पर रहे, केंद्र का नियंत्रण राज्य पर रहता है। तो यहाँ पर ये केंद्र के अधिकारी हैं, जो अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी हैं वे केंद्र के अधिकारी, उनकी जो हम कह सकते हैं तैनाती जो है वह राज्यों में की जा रही है। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो है वह केंद्र क्या कर रहा है, एक नियंत्रण अपना स्थापित कर ले रहा है राज्य पे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह दें अगर कि ये एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था का तत्व है, जैसे कि राज्यपाल, जैसे कि अखिल भारतीय सेवा, जैसे कि आपातकाल। यूपीएससी इस बात को भी पूछ चुका है कि एकात्मक जो शासन व्यवस्था है उसके क्या क्या तत्व हमारे संविधान में है। तो जैसे कि केंद्र जो है वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यपाल के एजेंट समटाइम कह देते हैं क्योंकि वह 356 का प्रयोग गलत कर लेता है, और भी कई बातें हैं, है ना। तो यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में केंद्र के पास ये अधिकार है कि वह अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकारों की सलाह से नियम बनाएगा और यहाँ पर उन्हें प्रशिक्षित करेगा, है ना। लेकिन उनकी जो तैनाती है वह अलग अलग राज्यों में की जाएगी। तो प्रशिक्षण केंद्र दे रहा है, तैनाती राज्य में कर दे रहा है। ठीक है, इन सेवाओं के सदस्यों को विभिन्न राज्यों के संवर्ग में आवंटित किया जाता है ना। लेकिन एक बात और कि क्या
केंद्र में वापस इनकी जो प्रतिनियुक्ति है वह हो जाती है? यस, बिल्कुल हो जाती है, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद इन्हें फिर से राज्यों में ही भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो कि राज्यों का कोई संवर्ग आवंटित कर दिया जाता है, लेकिन इस संदर्भ में केंद्र का कोई संवर्ग नहीं है। केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्त होते हैं और कार्यकाल की समाप्ति पर वापस संबंध राज्यों में चले जाते हैं। मान लीजिए अगर ये डेपुटेशन पर 1 या 2 वर्ष के लिए दिल्ली आ गए या फिर किसी और केंद्र सरकार चले गए, है ना, तब यहां पर आप देखेंगे कि किसी और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवाएं दी, है ना, तो यहां पर क्या है कि वो जो भी उनका एक निश्चित कार्यकाल था उसकी समाप्ति के बाद ये वापस उस राज्य में चले जाएंगे। केंद्र सरकार इन अधिकारियों की सेवा कार्यकाल प्रणाली के तहत करेगा। यह उल्लेखनीय है कि अलग अलग राज्यों में विभक्त होने के बावजूद अखिल भारतीय स्तर की प्रत्येक सेवा को देश भर में एक समान माना जाएगा और दर्जा वेतनमान भी बिल्कुल एक जैसा होगा। तो यहां पर क्या है कि ये चूंकि केंद्र सरकार इन अधिकारियों की सेवाएं कार्यकाल प्रणाली के तहत कर रही है, अलग अलग राज्यों में भले हैं बट इनका ओहदा भी एक जैसा है, इनका वेतन भी एक जैसा है। लेकिन देखो सीनियर जूनियर तो होगा, है ना, कि जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है और नॉर्मल अभी जस्ट इस बार मान लीजिए 23 का फाइनल रिजल्ट आया जो लोग बने, तो अखिल भारतीय स्तर पर इन तीनों सेवाओं को कुछ भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो एक सुपर टाइम स्केल, मतलब जो बहुत सीनियर होंगे, फिर होंगे सीनियर स्केल और फिर होगा जो हाल ही में भर्ती हुआ है जूनियर स्केल। इस तरीके से इनका जो वर्गीकरण है वह करा जाता है। क्लियर है? अब एक नेक्स्ट बात हम पढ़ते हैं कि आखिर अखिल भारतीय सेवाओं पर जो नियंत्रण है वह किसका रहता है। अखिल भारतीय सेवाओं का जो नियंत्रण है ना, वो किसका रहता है। लेकिन उसके पहले ये देख लो कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन और नियंत्रण ये अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा किया जाता है। प्रबंधन व नियंत्रण प्रबंधन व नियंत्रण, ठीक है, ये अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा किया जाता है। अब ये मंत्रालय कौन कौन से हैं, जैसे कि अगर हम आईएएस की बात करें तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, दूसरा जब हम आईपीएस की बात करेंगे ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे, मंत्रालय लिख लो, विभाग नहीं। ठीक है, ये आएंगे आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और तीसरा जब हम फॉरेस्ट सर्विसेज की बात करेंगे एफओएस, इनका पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो यहां पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये कह दे कि सभी अखिल भारतीय सेवाएं एक ही मंत्रालय के द्वारा प्रबंधन और नियंत्रण की जाती है, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों सेवाओं के लिए अलग अलग जो मंत्रालय है वह इसके प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जो काम है वह कर रहा है। ठीक है, और अब हम आते हैं कि नियंत्रण इनमें कौन करेगा आखिर, और बाकी जो कंट्रोल है वह कौन करेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात होगी। ठीक है, कि इन पे अगर हम कंट्रोल की बात करें तो ये जो नियंत्रण है वह केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से कर रहे हैं, केंद्र प्लस राज्य। अब आप सोचेंगे कि कई जगह आपको केंद्र के अधिकारी मिल जाता है कि केंद्र सरकार ही कर सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब हम कंट्रोल की बात करेंगे तो कंट्रोल तो किसके द्वारा, कंट्रोल किसका है, बेसिकली केंद्र और राज्य दोनों का हम ये कह सकते हैं कि एक संयुक्त रूप से नियंत्रण होता है। संयुक्त रूप से जो नियंत्रण है वह होता है। डेफिनेटली जब हम प्राथमिक नियंत्रण की बात करेंगे तो वह केंद्र का ही है। प्राथमिक नियंत्रण केंद्र का ही है, लेकिन जहां पे ड्यूटी कर रहे हैं, जहां पे तैनात है, जिस राज्य में है, तो यहां पर तात्कालिक नियंत्रण। ठीक है, तो जो तात्कालिक नियंत्रण है वो राज्य सरकार के पास होता है और जो प्राथमिक नियंत्रण है वह केंद्र सरकार के पास होता है। वेतन, भत्ते, पेंशन, ये सारी चीजें इनको राज्य देगा। जो अधिकारी हैं इन अधिकारियों को वेतन, जो भत्ते मिल रहे हैं, जो पेंशन है, ये सब कौन करेगा, राज्य करेगा, राज्य द्वारा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए इनके खिलाफ किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है,
तब ये कार्रवाई केवल केंद्र कर सकता है, राज्य नहीं कर सकता। अनुशासनात्मक कार्रवाई, ठीक है। तो ये केवल केंद्र सरकार ही कर सकता है, लेकिन हम इन द लास्ट यही कहेंगे कि केंद्र व राज्य सरकारों का एक संयुक्त रूप से जो नियंत्रण है बेसिकली वह इसमें होगा। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। थोड़ी सी बात हम केंद्रीय सेवाओं की कर लें। केंद्र सरकार के विशेषाधिकार के तहत ये काम करेंगी। केंद्रीय सेवाएं वे सेवाएं जो केंद्र सरकार के तहत या विशेष अधिकार के तहत कार्य करती है। केंद्र सरकार का विशेष अधिकार होगा। के तहत कार्य करती है, ठीक है। केंद्र सरकार के विशेषाधिकार के तहत ये कार्य करेंगी, उन्हें केंद्रीय सेवाएं। और ये केंद्र सरकार विभिन्न विभागों में कार्यपरक व तकनीकी पदों पर इनको नियुक्त किया जाता है ना, केंद्र सरकार के मंत्रालय, बाकी सबकी हम बात करें। इसके अलावा एक बात और याद रखो कि बेसिकली अगर हम, जैसे कि हमने आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस का जो मंत्रालय उसकी बात की, लेकिन जो केंद्रीय सेवाएं हैं इनका मंत्रालय क्या होगा, तो ये कार्मिक मंत्रालय। इनका मंत्रालय कौन होगा, कौन इन्हें मैनेज करेगा, इनका नियंत्रण और प्रबंधन करने का जो काम है बेसिकली वह कार्मिक मंत्रालय का होगा। मतलब केंद्रीय सेवाओं के संदर्भ में जो नीतियां बनाने का काम है और जो नीतियों के कार्यान्वयन का काम है ये कार्मिक मंत्रालय का काम होगा। नीतियों का निर्माण करना, है ना, और इस संदर्भ में जो अन्य डिसीजन लेने हैं वो काम भी किसका है, कार्मिक मंत्रालय का है, जो कि अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस को प्रबंधन और नियंत्रण रखता है। तो ये केंद्रीय सेवाएं। अब देखो ये कुछ प्रकार हम इसके देखते हैं कि बेसिकली इनको ना कुछ टाइप्स में बांट दिया जाता है। आपने देखा होगा ग्रुप ए की, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। आपने इस तरह की ग्रेड सुनी होंगी, ग्रुप सुनी होंगी, है ना, कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की सेवाएं। केंद्रीय सिविल सेवाएं ए, बी, सी और डी, है ना, अलग अलग इसके जो ग्रुप हैं वह डिवाइड कर दिए गए। अब देखो जैसे कि ये कुछ सेवाएं हैं, आप सोचेंगे कि शायद आईएफएस जो है वह विदेश सेवा है। समटाइम्स कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हम विदेश सेवा की बात करेंगे तो ये आपका किस में आएगा, ये संघ की सिविल सेवाएं हैं, मतलब केंद्रीय सिविल सेवाएं हैं, ठीक है। केंद्रीय सेवाएं हैं, भारतीय डाक सेवा है, रेलवे लेखा सेवा है, रेलवे कार्मिक सेवा है, सूचना रक्षा लेखा, सिविल लेखा, राजस्व लेखा, दूरसंचार, व्यापार, रक्षा संपदा, आपूर्ति, निरीक्षण, स्वास्थ्य, रेलवे चिकित्सा, आयुध निर्माण सेवा, मतलब कई तरह की सेवाएं। आप देखेंगे कि यूपीएससी जो ये एग्जाम ले रहा है, कंडक्ट करा रहा है, वो केवल आईएएस आईपीएस थोड़ी होता। तो ये जो केंद्रीय सेवाएं हैं, अगर मान लीजिए किसी को दूरसंचार सेवा मिला तो बेसिकली होता क्या है कि यूपीएससी इसलिए बहुत प्रतिष्ठित है क्योंकि इन सभी विभागों में जो प्रमुख होते हैं ना वो इसी परीक्षा के द्वारा चुने जाते हैं, है ना, इनके जो हेड होते हैं। तो बेसिकली देखो कि ये सारी जो सेवाएं हैं इन सब का भी एग्जाम कौन लेगा, यूपीएससी ही तो कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो ये अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, ये केंद्रीय सेवाएं हो गई। अब थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं कि अब राज्यों की भी तो सेवाएं होती है। राज्यों की सेवाएं, अब देखो कि राज्य में मान लीजिए कोई एमपीपीएससी से एसडीएम बनता है, तहसीलदार बनता है या कोई अन्य पद उसको मिलता है, कोई आरक्षित या राजपत्रित या अराजपत्रित जो गजेटेड ऑफिसर्स है ना, तो ये सब आपने सुने होंगे। तो यहां पर देखो कि एक आपने देखा कि अखिल भारतीय सेवाओं में केंद्र सरकार नियुक्त कर रही थी बट राज्यों में तैनात कर रही थी। तो यहां पर इसके विपरीत याद रखो कि राज्य सेवा का जो अधिकारी है, मतलब मान लीजिए एमपीपीएससी से कोई व्यक्ति एसडीएम बना तो वो जब तक नौकरी कर रहा है तब तक वो एमपी में ही नौकरी करेगा। तो यहां पर ये सदस्य केवल राज्य के अधिकार के अंतर्गत ही कार्य करेंगे, ठीक है। और राज्य सरकार के अंतर्गत ही जो विभाग हैं उन विभागों में ये सामान्य, प्रकारात्मक और तकनीकी पद पर कार्य करेंगे। हालांकि जब हम अखिल भारतीय सेवाओं की बात करेंगे तो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से ये निम्न पद पर काम करते हैं। इसलिए देखो कि मान लीजिए कोई एमपीपीएससी से एसडीएम बना है, ठीक है, भले वो आज से 15 साल बाद आईएएस बन जाए, आईएएस की उसको डिग्री मिल जाए, कोई डीएसपी था आज से 10-15 साल बाद वो आईपीएस पे पदोन्नत होके पहुंचा, लेकिन अगर कोई 21-22 साल का लड़का जो आईपीएस बन गया और मान लीजिए उसके पास एक्सपीरियंस है, जो एमपीपीएससी से सिलेक्ट हुआ था फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, तो वहां पे मान लीजिए कोई 10-15 साल उसकी जॉब होगी, लेकिन उसके अंदर ये रहेगा है दोनों की डिग्री अब सेम हो गई, दोनों का लेवल सेम हो कि ये अब पदोन्नत होकर आईपीएस पहुंच गया, बट वो
उसके अंदर ज्यादा वो पावर रहेगी, उसके अंदर कि वो डायरेक्ट बना हुआ है ना, तो एक उसके अंदर कुछ अलग ही होता है कि भाई मैं तो डायरेक्ट हूं, है ना, अलग ही तरह किस्म का। तो यहां पर देखो कि ये क्या होता है कि सदस्यों से निम्न पदों पर, अगर हम पदानुक्रम देखें, हायरार्की देखें, तो भले यहां पे जो सीनियर होगा एमपी का जो एसडीएम है वो भले आईएएस बन गया, बट जो डायरेक्ट आईएएस बना है तो वहां पर डायरेक्ट जो आईएएस है वो सीनियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूपीएससी से अगर आप सिलेक्ट हैं, इसलिए यूपीएससी से सिलेक्ट हो जा, अगर होने की क्षमता है तो पहले यूपीएससी सिलेक्ट हो जाना। एक बात और देखो, जैसे कि कुछ मैं एक बच्ची से मिली थी, शी इज 21-22 अराउंड, है ना, सो 20 या 22 के आसपास, यस नॉट 20, 22। तो मैम एमपीपीएससी करें यूपीएससी करें? मैंने कहा कि अगर आपके पास एज है, आपसे भी यही कह रही हूँ बच्चों, अगर आपके पास एज है ना, और आप सोच रहे हो कि आप यूपीएससी कर सकते हो, बहुत मारा मारी नहीं है कि नहीं मुझे जॉब ही चाहिए, और यूपीएससी इतना टफ है, आप सोच भी नहीं सकते कि आप इसके साथ 2 और एग्जाम निकाल लो। यूपीएससी एक फुल टाइम काम है आपका, कि अगर आप शुरू कर रहे हैं, ऑलरेडी इतना सिलेबस है कि आप इसको पूरा समय देंगे, आप तभी जाके आपका शुरू में तो एटलीस्ट आपके लिए ये फुल टाइम जॉब बना के बैठोगे तभी जाके आपका होगा, है ना। तो शुरू में आप 2 नाव पे सवार नहीं हो सकते कि आप सोचो कि आप यूपीएससी भी दे रहे हो, 2 महीने बाद आप एमपीपीएससी को भी टारगेट कर रहे हो, तो ऐसे में ना यहाँ के रहे ना यहाँ के रहे, क्योंकि दोनों में अगर डिफरेंस आ गया, यहाँ के लिए आप दूसरे माइंडसेट से पढ़ रहे हैं, यहाँ के लिए आप दूसरे माइंडसेट से पढ़ोगे। तो अगर आपकी उम्र, मैं बता देती हूँ कि अगर आप 20-22 साल के हैं, एटलीस्ट आपको लग रहा है कि आपसे यूपीएससी हो जाएगा, है ना, प्रीलिम्स वगैरह दे रहे हो, तो कोशिश करो कि 22 से लेके 25 तक तो एटलीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस यूपीएससी ही रहे। इसके साथ साथ अगर मिक्स कर लोगे ना, मेरी भी ये गलती थी कि मैं एमपी से हूँ सागर, ठीक है, 15-16 के आसपास एमपीपीएससी के मेंस एग्जाम वगैरह लिख रही थी, तो जब इसका प्रीलिम्स हो तब इसका मेंस होता था, है ना। आप सोचो कि मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि चलो ठीक है, तो यहाँ पर मेंस हो रहा है, यहाँ पर प्रीलिम्स है, तो ये इस चक्कर में क्या होता है कि आप ना यहाँ के रह रहे हो ना यहाँ के रह रहे हो। ठीक है, 18 में इंटरव्यू दिया है मैंने एमपीपीएससी का, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि अगर आपके पास अभी टाइम है बच्चों, है ना, अभी आपके पास उम्र है, आपके अंदर जोश है, तो आप केवल यूपीएससी को लेके चलो, अभी 2 चीजें मत करो। अलग अलग, वैसे सबकी अलग अलग राय हो सकती है, हो सकता है आपको 4 एग्जाम लेके चलना हो तो इट्स योर चॉइस, आपको लग रहा है कि आप 4 एग्जाम को पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, आप जगलिंग कर लीजिए। अलग अलग राज्यों में सेवाओं की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी सेवाएं जो सभी राज्यों में समान होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अलग अलग राज्यों ने हो सकता है अपने पदानुक्रम अलग अलग बना लिए हो। जैसे कि मैं एक बात बताती हूँ आपको, मैं एक स्टूडेंट को जानती हूँ, कलीग कह ले, स्टूडेंट क्या कहे, सो 18-19 के आसपास झारखंड या उड़ीसा, मैं भूल रही हूँ, तो शायद उसकी जो रैंक है 15 या 20 आई हुई थी, वहां का जो सिविल सर्विस एग्जाम, वहां का जो पब्लिक सर्विस एग्जाम होता है उसमें, ठीक है। तो उसके बाद भी उसको एसडीएम नहीं मिला, उसको तहसीलदार मिला था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो पद है वो एसडीएम नहीं होता, तहसीलदार मिला था, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट जो एसडीएम में नहीं बनाते, तहसीलदार से बाद में प्रमोट करके आपको एसडीएम जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो क्रम है वह हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि हर राज्यों में कुछ ऐसी सेवाएं जो है वे समान होती है, जैसे कि सिविल सेवा है, पुलिस सेवा है, वन सेवा। आप देखेंगे कि हर जगह एक आईएएस मिल ही जाता है, हर जगह एक आईपीएस मिल ही जाता है, हर जगह वन सेवा है, कृषि चिकित्सा सेवा है, पशु चिकित्सा सेवा है, मत्स्य न्यायिक, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारी, पंजीकरण, विक्रीकरण, जेल सेवा, अभियांत्रिकी सेवा। तो कई तरीके की आपको जो सेवाएं हैं वह इसमें एक सिमिलैरिटी आपको सभी राज्यों में देखने को मिल जाती है। तो हमने देखा कि हमने हर एक सेवा के लिए हमने कह दिया कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा, अरे फिर मध्य प्रदेश पुलिस सेवा, तो हमने हर एक सेवा, हर एक राज्य की जो इस तरह की लोक सेवाएं थी, हमने उसके आगे जो है वह राज्य का नाम लगा दिया। ठीक है, तो प्रत्येक सेवा का नाम उसके राज्य के नाम पर रखा गया, अर्थात राज्य का नाम सेवा के पहले जोड़ा गया, और सभी राज्य सेवाओं को, सभी राज्यों में अगर हम देखें तो सभी सेवाओं में जो सिविल सेवा है, सिविल सर्विसेज है, ये सबसे प्रतिष्ठित है, सिविल सर्विसेज सबसे प्रतिष्ठित मानी जाती है ना। चलिए अब आगे हम चलते हैं और हम बात करेंगे कुछ संवैधानिक उपबंधों की। हमें इन 5 तरह के जो संवैधानिक उपबंध है उसको पढ़ना है, मतलब संविधान में क्या क्या प्रोविजन किया गया है। सबसे पहले देखो भर्ती व सेवा शर्तों की हम बात करेंगे, है ना। तो ये जो भर्ती व सेवा शर्तें हैं ये किस आर्टिकल में दी गई है? 309, है ना, 309 में दी गई है भर्ती व सेवा शर्तें।
तो अगर हम बात करेंगे अखिल भारतीय सेवाओं की, तो यहां पर हम देखेंगे कि आर्टिकल 309 ये कहता है बेसिकली कि जो संसद है और राज्य की विधायिका है वो क्रमशः केंद्र और जो राज्य की सिविल सेवाएं हैं उनके लिए भर्ती के नियम और जो प्रावधान है, जो प्रक्रिया है उसको बनाएंगे, है ना। ये बात इसमें कही गई है। इसके अलावा भर्ती व सिविल सेवा शर्तें की हम बात करें कि इसमें बेसिकली जो राष्ट्रपति है वह केंद्र के संदर्भ में और जो राज्यपाल है वह राज्य के संदर्भ में जो नियम है वह बना रहे हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति है और राज्यपाल है वह इस संदर्भ में नियम बना सकते हैं। इसके अलावा देखो कि लोक सेवा में चाहे हम भर्ती के तरीकों की बात करें, है ना, नियुक्ति है, चयन है, उसमें प्रतिनियुक्ति है, पदोन्नति है, स्थानांतरण है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होगी। इसके अलावा उनकी वेतन क्या होगी, सेवा शर्तें क्या होंगी, उन्हें पेंशन कैसे मिलेगा, छुट्टी कैसे मिलेगी, और भी कई तरीके के अधिकारों, विशेष अधिकारों की बात की जाती है। सेवानिवृत्ति के लाभ क्या होंगे, इन सभी को तय करना ये भी इसकी ही श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब सेकंड हम बात करेंगे कार्यालय या कार्यकाल। आर्टिकल 310 में ये दिया गया कार्यालय या कार्यकाल। ठीक है, चलिए, जब हम कार्यालय या कार्यकाल की बात करेंगे कार्यकाल, अखिल भारतीय सेवाओं की अगर हम बात करें, अखिल भारतीय सेवा, इसके जो पदाधिकारी हैं इसमें यह कहा जाता है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, वैसे ही अगर हम राज्यों के सिविल सेवक की बात करें, राज्यों में अगर हम सिविल सेवकों की बात करें तो ये किसके प्रसाद पर्यंत है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर चाहे तो इन्हें हटा सकते हैं, लेकिन हटाने का वो बात और है कि इन्हें संवैधानिक सुरक्षा जो है वह दी गई है। एक आर्टिकल है जो कि बहुत ही खतरनाक आर्टिकल है, आर्टिकल 311, आर्टिकल 311। और ये आर्टिकल बेसिकली क्या कहता है, ये इनके लिए संरक्षण की बात करता है कि लोक सेवकों के पास संरक्षण है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक, लोक सेवकों के संरक्षण के उपाय के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है कि किसी लोक सेवक को उसके अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। कि अब मान लीजिए कि अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं तो आपके जो नियुक्ति पत्र है उस पर जानते हो साइन कौन करता है, उस पर राष्ट्रपति साइन करते हैं। अब राष्ट्रपति चूंकि देश का संवैधानिक प्रमुख है ना, संवैधानिक प्रमुख है, फर्स्ट नागरिक है, सबसे ज्यादा पावरफुल यही है। और ऐसे में इनसे अगर हम क्रम में देखें तो सबसे ज्यादा तो भाई ऊपर वही है, हमारे संवैधानिक है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो अगर राष्ट्रपति ने नियुक्ति की है तो इनको हटाएंगे भी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से नीचे का कोई भी व्यक्ति जो पद क्रम में इनसे नीचे हो वो नहीं हटा सकता। तो यहाँ पर लोक सेवक को उसके अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। और यही एक कारण है कि जो ये लोक सेवक है ना, कि एक बार आईएएस ऑफिसर बन गए तो निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो अब तो हमें एक संजीवनी बूटी मिल गई, अब हमें कोई नहीं हटा सकता। तो आर्टिकल, जब आप अगर किसी बच्चे का लोक प्रशासन हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चूंकि पहले मेरा भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ वर्ष रहा ऑप्शनल, उसमें एक बात बहुत अच्छी की जाती है, मतलब अब आपको पढ़ना है अगर तो ऑब्वियस सी बात है, लोक प्रशासन है, प्रशासन से रिलेटेड मुद्दे हैं, और सिविल सेवा प्रशासन से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है। और ऐसे में सिविल सेवकों का जो संरक्षण है 311, ये कहा जाता है कि अनावश्यक संरक्षण दिया गया और इसी के कारण वो काम नहीं करते। पता है कि काम नहीं करेंगे तब भी कैसे हटा देंगे, राष्ट्रपति के पास इतना टाइम थोड़ी है कि आपको हटाने के लिए आ रहे हैं। तो यहां पर कहा जाता है कि ये बेसिकली जो आर्टिकल 311 है, एक अनावश्यक, एक सुरक्षा कवच, संजीवनी बूटी का इनके लिए काम कर रहा है। किसी लोक सेवक को केवल ऐसी जांच के उपरांत ही बर्खास्त या हटाया जाएगा जिसमें उसे हटाए जाने की सूचना भी दी गई हो और सुनवाई का उचित अवसर भी दिया गया हो।
तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त है तो राष्ट्रपति से ऊपर का ही कोई व्यक्ति हटा सकता है, और पदानुक्रम में ऊपर तो कोई है नहीं, सबसे ऊपर, तो इसलिए अनावश्यक एक संरक्षण मिल जाता है। इसके अलावा दूसरी बात है कि अगर ऐसा मान लीजिए किसी लोक सेवक को हटाया जाना है, बर्खास्त किया जाना है, तो वो जो जांच चलेगी ना, उसकी सूचना होनी चाहिए उस सिविल सर्वेंट को, और उनकी उचित सुनवाई का उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो यहां पर दो बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि जो लोक सेवक है, ये लोक सेवक को सुनवाई के मौके कितने मिलते हैं। ये जो लोक सेवक हैं, इन लोक सेवक को सुनवाई के जो मौके हैं वह कितने मिलते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। एक लोक सेवक जिसके खिलाफ उसकी बर्खास्तगी या उसको हटाने की मान लो कार्रवाई चल रही है, तब उसको सुनवाई के कितने मौके दिए जाएंगे। तो इसमें आपको याद रखना है कि ऐसे दो मौके इनको दिए जाएंगे। ठीक है, दो मौके, मूलतः यही तय हुआ था कि पहले इनको दो मौके हम देंगे। पहला मौका हम देंगे कि जब जांच चल रही हो। पहला मौका कब देंगे? जांच के समय। पहला मौका मिलेगा जांच के समय, और दूसरा मौका जब इन्हें दंड दिया जाएगा उस समय में। ठीक है, दंड के समय। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक संविधान संशोधन हुआ, जिसे कि आप 42nd अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था ना, याद होगा ये तो आपको। इसमें यह तय किया गया कि ये जो दूसरा उपबंध है इसको समाप्त कर दिया गया। अब एक ही मौका मिलेगा, दूसरा उपबंध समाप्त कर दिया। ठीक है, और इसमें यह कहा कि अगर मान लीजिए प्रॉपर ऐसे साक्ष्य मिल गए हैं जिससे कि ये पता चल रहा है कि ये गिल्टी है, तो फिर उनको सजा ऑलरेडी दे दी जाएगी, इसमें उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी, उनको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये बात तय हो गई। लेकिन अब देखो कि सुप्रीम कोर्ट है भैया हमारे देश में, जो कि व्याख्या करता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उचित अवसर का मतलब कुछ तो होगा। देखो, है ना, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, उच्चतम न्यायालय कहता है कि जो उचित अवसर मिलेगा ना, इसमें कुछ बातें शामिल होनी चाहिए। अब पहली बात इसमें यह कहा कि आप जिसके भी खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रहे हो, एटलीस्ट आप उसको आधार तो बताओगे कि किस आधार पर आपके खिलाफ जो तैयारी है वह हो रही है, किस आधार पर आपके खिलाफ जो ये बर्खास्तगी के काम है वह हो रहा है। तो एटलीस्ट आरोप या अभियोग का जो आधार है वो आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें यह कही कि आपको प्रतिरक्षा का जो मौका है वह दिया जाएगा, प्रति परीक्षा का मौका दिया जाएगा, कि मान लीजिए आपके खिलाफ किसी ने झूठी गवाही दी थी और आपने उससे आप जो काउंटर है वह कर पाओगे, है ना। तो प्रतिरक्षा का मौका भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा देखो, जो जांच हो रही है उसके खिलाफ, तो प्रॉपर एक रिपोर्ट तो बनी होगी ना कि ये पर्टिकुलर सिविल सेवक है, ये इसका दोष है, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो ये जो रिपोर्ट है ना, इसके अध्ययन करने का अवसर भी उनको दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई जो सुनवाई का उचित मौका है, इसमें ये जो तीन बातें हैं, इन तीनों को हमने शामिल करा है। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट और हम देखेंगे अखिल भारतीय सेवाओं की हम बात करेंगे, ऑल इंडिया जो सर्विसेज है, आर्टिकल 312 के अंतर्गत। ठीक है, देखो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, आर्टिकल 312, ये आखिर जैसे कि मान लो चिकित्सा एक सेवा बनाने की बात की जा रही थी, जैसे कि आईएएस आईपीएस है, वैसे ही हम भारतीय चिकित्सा सेवा बना देते हैं। अब लेकिन उस तरह की जो नई सेवा उसे कौन बनाएगा। तो पहली बात तो याद रखो कि राज्यसभा के द्वारा ही ऐसी जो सेवा है उसको बनाया जा सकता है। फिर अगर वो ये लग रहा है कि ऐसी सेवा का सृजन राष्ट्र हित में बहुत जरूरी है, तब इस तरह की सेवा को बना सकता है राज्यसभा। इसके अलावा एक बात और याद रखो, ये बात यूपीएससी ने भी पूछी है कि अगर मान लीजिए इस संदर्भ में राज्यसभा में प्रस्ताव आता है कि हाँ अब हमें क्या करना है, नई अखिल भारतीय सेवा का जो सृजन है वह करना है, तो इसमें बहुमत आखिर, एक तो होता साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत, तो आखिर ये किस बहुमत से पारित होना चाहिए, ये बात यूपीएससी पूछ चुका है। तो बच्चों यहां याद रखो कि दो तिहाई बहुमत से इस तरह का प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए कि हमें इस नई सिविल सेवा का जो सृजन है वह करना है। अब देखो, जैसे कि एक बात और सुनो, 26 जनवरी 1950 कौन सी तिथि है? जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। और ऐसे में जो आईएएस आईपीएस थे उस वक्त,
उन आईएएस आईपीएस को संसद के द्वारा स्थापित, पहले क्या है कि वे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत काम कर रहे थे क्योंकि पूरा ढांचा वैसा ही बना था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब लेकिन देखो कॉर्नवालिस की बड़ी भूमिका थी हमारी सिविल सर्विसेज में, है ना। तो यहाँ पर ये आईएएस आईपीएस जो थे, ये कहा गया कि अब इन्हें संविधान लागू होने के बाद संसद के द्वारा स्थापित माना जाएगा, इन्हें संसद के द्वारा अधिनियमित माना जाएगा और संसद इस संदर्भ में रूल्स बना सकती है। इसके लिए एक एक्ट लाया गया और ये एक्ट था 1951। एक्ट का नाम क्या था? अखिल भारतीय सेवा एक्ट 1951, है ना। अखिल भारतीय, इसमें एक एक्ट आया अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 और इसमें यह था कि जो संसद है वह अखिल भारतीय सदस्यों, जो अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के लिए, उनके पदों के लिए, उनकी प्रोन्नति के लिए जो प्रावधान है, जो नियम है, वह बना सकती है। और इसी के लिए ये वाला जो एक्ट है वह यहाँ पर आया था, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पर ये संवैधानिक प्रावधान हो गए। थोड़े से कुछ आर्टिकल्स देख लो, जैसे कि आर्टिकल्स आपको ये याद करने की 308 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11, 12 है ना, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर जब हम आर्टिकल 312 की बात करते हैं, इसको जस्ट हमने समझा कि राज्यसभा के पास ये पावर है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या बात की, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, तो बच्चों ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर ये जो क्लास नोट्स जो हमने ये बनाया है, ये क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही ऐसे बच्चे जो कि आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत इंग्लिश भी उनकी इंप्रूव हो जाए, सो आप एड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इसमें काफी शब्दावलियां भी आप सीखेंगे, आपका आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो जाएगा। तो एक सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने का कि आपका जीएस तो तैयार हो ही रहा है, लेकिन जीएस के साथ साथ आपकी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो एटलीस्ट क्वालिफाइंग पेपर्स आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये एनसीईआरटी है, इसमें 8 चैप्टर है, 3 चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, चौथा चैप्टर अपकमिंग सैटरडे को होगा 12 बजे लाइव, है ना। किस पे होगा? पीडब्ल्यू ओनली इस प्रारंभ पे, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। तो हमने जाना कि क्लासिफिकेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है वह इसमें क्या है। हमने नौकरशाह की बात की कि नौकरशाह कौन होता है, जो सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाएगा, कार्यान्वयन का काम करेगा। तो ये पार्ट किसका होगा? ये हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है इसका पार्ट होगा। ठीक है, पहले आईसीएस कौन थे थोड़ा सा देखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया था सिविल सर्विसेज को। वही हमने कुछ कहानियां देखी, वही हमने कुछ जाना कि कौन कौन सिविल सर्वेंट है, किस किस तरीके से उन्होंने काम किया। सरकारी सेवकों की बात की, अखिल भारतीय सेवा, है ना। हमने जाना आर्टिकल 312, कुछ क्वेश्चंस की बात की, यूपीएससी का ये क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा हुआ था इस क्वेश्चन को। अखिल भारतीय सेवाओं पर नियंत्रण किसका होगा, हमने जाना केंद्र और राज्य दोनों का होगा। ठीक है, केंद्रीय सेवाओं की हमने बात की, कौन कौन सी सेवाएं होंगी। राज्य सेवाओं की हमने बात की, संवैधानिक उपबंधों की हमने बात की। अखिल भारतीय सेवाओं और राज्य की सिविल सेवाओं का हमने कार्यकाल के बारे में देखा कि राष्ट्रपति और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होंगी। और वहीं हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कैसे होगा। तो ये था आपका क्लास। कॉन्टिन्यूटी के साथ जो क्लासेस है बच्चों वह आप करते रहिए। ठीक है, चलिए, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।